हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। उसके जरिए हम ये जरूर समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा योगदान उनका ना सिर्फ राजनीतिक जीवन में रहा है, लेकिन वो एक धमक थी उनकी। और उसी के बारे में और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और जो यूपी की राजनीति को भी अच्छी तरह से समझते हैं। लक्ष्मीकांत साहब, इसीलिए मेरा सवाल कल्याण सिंह जी की सोशल इंजीनियरिंग को लेकर है, क्योंकि 90 के दशक में बीजेपी को स्वर्णिम की पार्टी कहा जाता था और कल्याण सिंह ने यह ठप्पा हटाया था। कल्याण सिंह ने जातीय समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ हिंदुत्व की राजनीति को भी एक साथ परोसने का काम किया था। माननीय कल्याण सिंह जी प्रदेश में चुनाव के चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। जब वो प्रदेश के अध्यक्ष बने तो सबसे पहला काम उन्होंने किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा हुआ वो ठप्पा छुटाने का कि ये शहरी पार्टी है या यह व्यापारियों की पार्टी है। गांव, गरीब और किसान और झुग्गी झोपड़ी तक पार्टी को पहुंचाने का काम माननीय कल्याण सिंह जी ने किया और पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बनाने का काम माननीय कल्याण सिंह जी ने किया। और अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसी के बाद पार्टी सत्ता के रास्ते पर तेजी से बढ़ी है, यानी उससे पहले पार्टी विपक्षी दल के रूप में काम करने की परिस्थिति में थी। और सबसे बड़ी बात, उनके ऐसे फैसले जिन्होंने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बनाया। सत्ता को ठुकरा कर और सत्ता को ठुकराने कर अमर होने वाला अगर कोई व्यक्ति और नेता है तो उस नेता का नाम है माननीय कल्याण सिंह। मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं उनके दृढ़ निश्चय का, उनके तुरंत निर्णय करने का। राम मंदिर के मामले में जिस दिन वो जेल गए थे, एक दिन की सजा हुई थी, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, वो मेरठ से गए थे। मेरठ से ही गाड़ी दी थी उनको और 2000 रुपए जो उनके जुर्माने के जमा होने थे वो भी मेरठ से दी गई थी। और अगले दिन जेल से निकलने के बाद जिस गाड़ी पे खड़े होकर उन्होंने हाथ हिलाया था वो गाड़ी भी मेरठ की थी। मेरठ को सौभाग्य प्राप्त है कि राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता माननीय कल्याण सिंह को जब न्यायालय ने सजा दी तो उस न्यायालय की सजा को भी उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार किया और उन्होंने अपने को अमर कर लिया राम के सवाल पर और गोली न चलाकर। जी, और उनका ये बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी रहा था, जिसमें उन्होंने दो बड़ी बातें कही थी कि गोली नहीं चलाऊंगा और दूसरा जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मुझे ध्यान है कि उस समय के एक IAS अफसर जिन पर ये लांछन लगाने की कोशिश प्रारंभ हुई थी, उनके परिवार के लोग माननीय कल्याण सिंह जी से मिले थे। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं इसका सारा आरोप और इसका सारा दंड मैं भोगूंगा, आपके परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय और संकल्प वाला नेता आज तक तो मैंने जीवन में देखा नहीं है जिसका नाम माननीय कल्याण सिंह। हालांकि उस वक्त जो फैसले लिए जा रहे थे, उस वक्त हालात को लेकर सब लोग सिर्फ सोचते ही जा रहे थे, लेकिन इस बीच कल्याण सिंह का इस्तीफा देने का फैसला भी काफियों को चौंका गया था। निश्चित तौर पर उन्होंने तो दिल्ली में मीटिंग में भी कह दिया था कि मैं किसी कीमत पर खून खराबा नहीं करूं, बाकी मैं वहां से रोकने का प्रयास करूंगा। मुझे उस समय का दृश्य ध्यान है कि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री का फोन आता है इनके पास। अब पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको पता है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए? उन्होंने कहा मुझे पता है, गुंबद को तोड़ना भी उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा। इतना स्पष्ट केंद्र की सरकार से कहना असंभव है आज के युग में, जो कोई इतना साहस जुटा सके ये कहने का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन बड़ी बात यह है कि जितना हम उनके बारे में जान रहे हैं, उनके ना सिर्फ कड़े फैसलों की वजह से, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो निष्ठा थी श्री राम के प्रति, वो भी बहुत बड़ा उदाहरण साबित हुई है। निश्चित तौर पर, और अगर मैं कहूं तो भगवान श्री राम की कृपा ही उन पर थी और उस कृपा से प्राप्त साहस के आधार पर एक ऐसे खड़े मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश में उन्होंने सरकार को चलाया है जिसका उदाहरण नहीं मिलेगा। अपराधियों के प्रति निर्मोही मुख्यमंत्री, कोई समझौता नहीं करते थे। वो कहा करते थे कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई दल नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी है और उसके विरुद्ध सख्ती से निपटना चाहिए। और ये नकल अध्यादेश की वजह से भी साफ हो चुका था, एक बड़ा और बोल्ड फैसला उनकी तरफ से लिया गया था। वो विचार विमर्श सबसे करते थे
और फिर उसके बाद जो निष्कर्ष निकल कर आता था उसके अनुसार वो निर्णय लेते थे। नकल के विरोध में किया गया उनका निर्णय ने भी उनको इतिहास में अमर करने का काम किया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बोर्ड से विश्वविद्यालयों से पास नौजवानों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया। नहीं तो उससे पहले उत्तर प्रदेश से पास लोगों को ये माना जाता था ये नकल से पास होकर आए होंगे, उनको कोई प्राथमिकता उनको नहीं मिलती थी। हालांकि उस वक्त का ये फैसला जो उनका निर्णय था सीएम कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की शिक्षा जगत में हालांकि तारीफ जरूर हुई थी, लेकिन सरकार को इससे नुकसान जरूर पहुंचा था। राजनीतिक दृष्टि से नुकसानदेह था, लेकिन प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की दृष्टि से ये उचित फैसला था और अंततोगत्वा उस फैसले को सही स्वीकार किया गया और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भारत सरकार की नौकरियों में और राज्य की नौकरियों में स्थान मिलना शुरू हो गया। लक्ष्मीकांत जी, जितना हम उनके बारे में जान रहे हैं, एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई सियासी रास्ते उनके थोड़े विचित्र जरूर होते थे? क्योंकि अगर हम 1996 में सत्ता के लिए जो उन्होंने फॉर्मूला निकाला था, जब बीएसपी और बीजेपी साथ आई थी, इस फैसले को लेकर भी सवाल जरूर खड़े हुए थे। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन एक बात मैं बताऊं, विचार विमर्श के दौरान यदि कोई किसी बात पर उनका विमत होता था तो वो बड़ी दृढ़ता से रखते थे, लेकिन निर्णय हो जाने के बाद वो उस निर्णय को अपना निर्णय बताते थे कि ये मेरा निर्णय है। कभी ये नहीं कहते थे कि ये निर्णय किसी और का है, पार्टी का निर्णय है और मेरा निर्णय है। और यही वजह है कि सबकी पसंद भी वो रहे हैं। 100% हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की पसंद थी, हमको संरक्षण देने का काम करते थे, रात बिरात टेलीफोन करके बताते थे कि ये करो, इसमें ये करो, पूरी तरीके से गाइड करने का काम करते थे। और कल्याण सिंह जी के जाने पर निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का संरक्षक चला गया उत्तर प्रदेश से। यानी लाइन लेंथ उन्होंने अपनी कभी भी नहीं बदली, अपने तौर तरीकों कभी नहीं बदली जी। और कार्यकर्ताओं के सामने वो अपनी बात कहते थे और पिन पॉइंट करके 1 2 3 4 कागज पर लिख कर लाते थे बैठकों में और उसी हिसाब से बात करते थे, कार्यकर्ताओं की राय लेते थे, निर्णय करते थे। और उनके ऐसे भी दृष्टांत थे जी। मेरठ सर्किट हाउस से उनका बहुत नजदीक का नाता था। एक बार चाय उनको पसंद नहीं आई, मुझसे बोले वाजपेयी किचन कहाँ जरा दिखाओ, और किचन तक गए, खुद अपने हिसाब से चाय बनाई और बोले देखो ये बनी है कल्याण चाय। बहुत से ऐसे अनुभव और बहुत सी ऐसी यादें हैं। एक बार 2 माल एवेन्यू की कोठी में भी भीतर जाकर स्वयं अपने हाथ से चाय लाकर मुझे पिलाई थी और बोले ले वाजपेयी पी कल्याण चाय। इतना अपनत्व का व्यवहार था, आज सही माने में व्यक्तिगत गार्जियन चला गया। हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसी अनुभव के जरिए हम शायद उनके बारे में और जान पा रहे हैं वाजपेयी साहब। लेकिन एक तरफ जहां मैं अभी तक सिर्फ एक सख्त प्रशासक की बात कर रही थी, राजनीति में उनकी धमक की बात कर रही थी, वहीं व्यक्तित्व के तौर पर भी आप कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे पता लगता है कि वो जमीनी स्तर पर सबके साथ जुड़े रहे हैं। एक दिन रात को विजय सुपर स्कूटर पर मेरे साथ, जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, मेरठ शहर की सड़कों पर जा रहे थे, रात का 11 बजे का समय था, डिवाइडर पे बच्चे और मजदूर सोए हुए थे। मैंने स्कूटर को रोका और रोकने के बाद पूछा, मैंने कहा बाबूजी क्या कभी इनका भी भला हम कर सकेंगे? उन्होंने कहा इनका भला करने में बहुत बड़ी क्रांति लानी पड़ेगी, वर्तमान जो सिस्टम है उसके माध्यम से इनका भला नहीं हो सकता। इतनी स्पष्टवादिता के साथ उन्होंने स्वीकार किया था। मेरे साथ तो स्कूटर पर चले हैं। इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने गार्जियन को खो दिया है, और ये भी उनके लिए कहा गया कि जिस रोल में रहे हमेशा बेमिसाल साबित हुए, हर भूमिका में वो बेमिसाल। और कहना चाहूंगा उनके बारे में। जी जरूर। भारतीय जनता पार्टी में 1 बूथ 20 यूथ का सिद्धांत लेकर माननीय कल्याण सिंह आए थे, और फिर ये मंत्र उन्होंने दिया था संगठन में। दूसरा मंत्र दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, और तीसरा मंत्र दिया था कि बूथ को जीतने के लिए 60 वोट के एक पन्ने पर एक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख बना दो, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्वाह करेगा तो निश्चित तौर पर चुनाव जीतने से रोक नहीं सकता कोई। ये बात उनके मन में थी। और पूरे प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण उनके टिप्स पर रहते थे। ऐसा लगता था कि कंप्यूटर भी खुलकर उसने आंकड़े निकालने में देर लगा देगा, उससे पहले माननीय कल्याण सिंह जी उस आंकड़ों को बोल दिया करते थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, आपने हमको वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।